सामने ले आता हूं। एक बार मैं आपको गोला करके बता दूंगा, फिर आप करते रहिएगा। HCP इकाई सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 12 होती है समन्वय संख्या। और यहां पर आपको गोला कैसे करना है, जो आपने देखा कि सी नंबर सही है तो सी वाले को अच्छे से गोला कर देना है, सी वाले को पूरा गोला फिल कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सी वाले का गोला कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है, इसका सी नंबर होगा। और याद रखना अगर HCP में कणों की संख्या यानी जेड पूछे, कणों की संख्या कितनी है तो आपको 6 बतानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो बता दीजिएगा। बी नंबर 0.74 होता है। कितना होता है बेटा? 0.74। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायड पाए जाते हैं? मतलब चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो HCP में चतुष्फलकी और CCP में अष्टफलकी पाई जाती है, तो आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते रहें। कह रहा एक यौगिक है ए और बी तत्वों से मिलकर बना है, तो एक यौगिक है ए और बी तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। यह क्यूबिक संरचना में है, ठीक है, ये क्यूब के जैसे है, यानी कि घनाकार संरचना में है, इस प्रकार की संरचना में है, ठीक है साथियों। हाँ सर एकदम सही है, आगे बताइए। क्यूबिक संरचना में होता है जहां ए परमाणु के कोनों पर है। ए कहाँ है? परमाणु के कोनों पर, तो टोटल 8 कोने होंगे, अर्थात 8 परमाणु होगा। एक परमाणु का हिस्सा 1/8वां होता है कोने वाले का, तो टोटल प्रभावीकरण 1 आ गया। कह रहा है बी परमाणु पिंड के केंद्र पर है, तो बी कहाँ है? बीचों बीच है, और जो कण एकक कोष्ठिका के बीच में होता है उसका पूरा भाग उसी कोष्ठिका के अंदर होता है, तो एक ये हो गया। तो ए भी एक आ गया, बी भी, मतलब ए और बी दोनों एक एक आ गए, तो ए भी अब आपका सूत्र हो जाएगा, ए बी हो जाएगा सूत्र। तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका ए बी। बताइए क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सीन है? तो गैमेक्सीन होती है बेटा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम गैमेक्सीन भी कहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमारे लिए क्या है? गैमेक्सीन होता है। अब बात यह है कि सर बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है क्या? तो भैया आपको बेंजीन बनाना है और इसमें आपको 6 क्लोरीन लगा देने हैं। कितने? 6 क्लोरीन, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाएगी, तो ये आपका गैमेक्सीन होता है। आगे आओ। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? क्वथनांक किसका अधिकतम होगा ये पूछ रहा है। क्वथनांक उसका अधिकतम होगा जो जल में जाने के बाद ज्यादा अणुओं में टूटेगा। अब भाई NaOH आपका 2 अणु में टूटेगा, Na+ में और OH माइनस में, और NH4 ये और NO3 ये भी 2 अणु में टूटेगा, NH4+ और NO3 माइनस में, ये भी आपका 2 अणु में टूटेगा, सॉरी ये आपका 3 अणु में टूटेगा, मतलब Na2SO4 3 अणु में टूटेगा, ठीक है। क्यों 3 अणु में? क्योंकि Na के 2+ आयन बनेंगे और SO4 का 2- आयन बनेगा, साथ में KNO3 ये आपका 2 अणु में टूटेगा। सबसे ज्यादा अणुओं में कौन टूट रहा है? आपका बी नंबर Na2SO4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाला सही है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये 0.1 इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है, 0.1 मोल है, और यहाँ पर 1 मोल क्या है? NaOH है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है। तो मात्रा किसकी ज्यादा है? इन तीनों की मात्रा ज्यादा, और ये तीनों 2 अणु में टूट रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा कौन प्रबल वैद्युत अपघट्य है, कौन पूरी तरह से आयनों में टूटेगा। तो NaOH पूरी तरह से आयनों में टूटने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए NaOH आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण आप सभी लोग जानते हो 20.2% HCl लेना पड़ेगा स्थिर क्वाथी बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख गुणधर्म नहीं है? तो बेटा प्रकाशिक सक्रियता अणुसंख गुणधर्म नहीं होता है, प्रकाशिक सक्रियता अणुसंख गुणधर्म नहीं है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से जलीय घोल में हिमांक बिंदु न्यूनतम किसका होगा? तो किसका न्यूनतम होगा? वही यहाँ भी हमको चेक करना है। NaCl आपका 2 भागों में टूटेगा, MgCl2 आपका 3 भागों में टूटेगा। फर्क क्या है? इसकी मात्रा बहुत कम है, इसकी मात्रा ज्यादा है। MgCl2 से NaCl की मात्रा ज्यादा है। बाकी ये आपका 1 अणु में ही टूटेगा, ये भी आपका 2 अणु में टूटेगा, लेकिन इसकी भी मात्रा क्या है? बहुत कम है, 0.005 मोल है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा NaCl, क्योंकि इसकी मात्रा भी ज्यादा है और ये 2 अणु में टूटेगा और पूरी तरह से 100% आयनों में टूट जाएगा। तो ए नंबर हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? तो फैराडे का प्रथम नियम है M = ZCT या फिर ZIT, और यहाँ पर दिया है W = ZCT। M और W बात एक ही है ना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड क्रमशः होता है, तो याद रखना एनोड की ओर क्या होता है बेटा? एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन। और कैथोड की तरफ क्या होता है बाबू? कैथोड की तरफ होता है रिडक्शन।
है ना, मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन, एनोड व कैथोड क्रमशः हो जाएगा। अगला, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से धनोद और ऋणोद पर क्या प्राप्त होगा? तो सोडियम क्लोराइड का जब आप जलीय घोल लोगे, सोडियम क्लोराइड का जब आप जलीय घोल लेते हो बेटा, जलीय घोल समझ रहे हो, जलीय घोल मतलब H2O के साथ, जब जलीय घोल लोगे और इस पे डालोगे बिजली, है ना, तो ये आपका धनात्मक एनोड हो जाएगा, ये ऋणात्मक कैथोड हो जाएगा। एनोड आपका धनात्मक है, कैथोड आपका ऋणात्मक है। अब यहाँ पे Na+ में Cl- में टूटेगा और H+ में और OH- में टूटेगा जल, है ना, ये सब टूट गया प्लस माइनस में। अब जलीय घोल तो जल तो होगा ही। अब देखो पूछा क्या है कि धनोद और ऋणोद पर क्या प्राप्त होगा। अब एक तरफ जाता है H+ क्योंकि इसकी अवकरण क्षमता ज़्यादा होती है, और एक तरफ जाता है OH- क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण क्षमता ज़्यादा होती है। तो H+ और OH-, तो एक तरफ हाइड्रोजन प्राप्त होता है, एक तरफ OH-। अब OH-, एक OH- दूसरे OH- से क्रिया करके ये O2 में बदल जाता है ना, तो इधर प्राप्त होगा O2 मतलब ऑक्सीजन, और इधर प्राप्त होगा H+ यानी कि हाइड्रोजन। तो भैया H2 और O2 यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, ऑक्सीकरण विभव उसका अधिक होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर बैठा होगा, और आपका Mg जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा होगा। किसी सेल अपक्रिया की साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल का मान जो होता है बेटा वो शून्य होता है, क्योंकि सेल उस समय काम नहीं कर रहा, वो साम्यावस्था पर बंद पड़ा हुआ है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा हमेशा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, लेकिन अभिकारक के रूप में अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेता है ना, वो उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा और उसके बाद अभिक्रिया संपन्न कराने के बाद उसी तरह चला जाता है, उसका कोई भी भाग अभिक्रिया में काम नहीं आता। किसी रासायनिक अपक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है? तो 10⁻12 सेकंड। कितना होता है बेटा? 10⁻12 सेकंड होता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा? तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है 0.693/K। तो आपका ये कहाँ दिया हुआ है 0.693? तो भैया आपका दिया हुआ है बी नंबर में। एक अपक्रिया है, इसका उदाहरण पूछ रहा है कि भैया एक ऐसी अपक्रिया है, तो भैया इसमें अभिकारक का जो वेग दिया है ना, तो अभिकारक का वेग जो दिया है उसमें सांद्रता की घात को 0 रख दिया है, 0 रख दिया है, इसका मतलब ये अपक्रिया शून्य कोटि की होगी। अपमार्जक किसे कहते हैं? तो अपमार्जक होता है बेटा पृष्ठ सक्रियण, मतलब निरमा उरमा को अपमार्जक कहते हैं। अब निरमा जो है उसमें दाग को हटाने के लिए साबुन मिसेल का निर्माण करता है, पृष्ठ पर जाके सक्रिय हो जाता है, इसलिए पृष्ठ सक्रियण होगा। किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है? जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। अगर बहुत ही कम मात्रा में जिलेटिन को हम किसी कोलाइडी विलयन में डालते हैं जो कि लायोफोबिक कोलाइड है, तो उसकी रक्षा करने में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, ये रक्षी कोलाइड होता है, तो जिलेटिन हो जाएगा। द्रव स्नेही कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो बेटा द्रव स्नेही कोलाइडों के आवेश मतलब स्थायित्व का प्रमुख कारण आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक पायस का उदाहरण होता है बाबू, याद रखिएगा। दूध में द्रव प्लस द्रव मतलब कोलाइडी घोल होता है, और कैसा घोल होता है? द्रव प्लस द्रव का घोल होता है, मतलब कि इसमें परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, परिक्षेपित प्रावस्था भी द्रव है, और दोनों को अगर देखा जाए तो एक द्रव के रूप में वसा रहती है और दूसरे द्रव के रूप में पानी रहता है ना, और वसा को पानी में घोल करके दूध बनाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो मेरे पास दूध है, ठीक है, हाँ, आई लाइक इट। जय बजरंगबली। आई लाइक इट। हाँ, आगे आ जाओ। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पायराइट। क्या है बेटा? कॉपर पायराइट। इसका सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूनों को जब हम जल में डाला जाता है तो अपक्रिया होती है, तो बिना बुझा हुआ चूना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है बेटा, क्योंकि इसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। झाग अपलोन विधि में अयस्क के कण क्यों तैरते हैं? क्योंकि हल्के होते हैं। अयस्क के कण क्या होते हैं बेटा? हल्के होते हैं। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? जिंक ब्लेंड जिंक का सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम जो है फेन प्लोन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आवर्त सारणी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन है? अब 16 में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ओस से टीपो याद रखिएगा। ऑक्सीजन सल्फर आ रहा है बेटा, सल्फर यहाँ ये नंबर में दिया है ना, तो सल्फर सही जवाब हो जाएगा। बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो बोरान किससे दर्शाएगा? बैल गए इंडियन ट्राली में, ये आपका वर्ग 13 हो गया, वर्ग 13। और वर्ग 14 आपका कौन है? वर्ग 14 शुरू होता है
कार्बन से, तो कार्बन सिलिकॉन, कहें सीता जी सुने प्रभु। अब विकर्ण संबंध कैसे देखा जाता है, तो बोरान विकर्ण संबंध सिलिकॉन से दर्शाता है और कार्बन एल्यूमिनियम से, तो भैया सिलिकॉन से दर्शाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है, तो कौन है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, कौन है जिसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो BF3 होगा। यहाँ पर फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा। समुद्र में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो बेटा आयोडीन समुद्र में 0.5% पाया जाता है। और चिली साल्टपीटर में अगर आयोडीन को देखोगे, चिली सॉल्ट पीटर में अगर आयोडीन को देखने जाओगे बेटा तो 0.2% वहां पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा समुद्र में पाया जाएगा। H3PO3 को अगर आप गौर से देखोगे तो H3PO3 क्या है, H3PO3, तो फास्फोरस में 2 बंद से 1 ऑक्सीजन को जोड़ना है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन रखना है, क्योंकि H कितना है 3 है, H3P और H3 हो गया, P हो गया, ऑक्सीजन भी 3 रखने, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ रखो, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 2 3 हो गए। अब 1 और 2 यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OS समूह है, तो इसका मतलब ये द्विभाषमिक होगा। क्या होगा बेटा, द्विभाषमिक होगा। अगले क्वेश्चन में नाइट्रिक अम्ल तैयार करते हैं, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। डी ऑर्बिटल का आकार बेटा डबल डंबल के जैसे होता है, एस का आकार गोलाकार होता है, पी का आकार डंबलाकार होता है, डी का आकार याद रखना डबल डंबल होता है, और एफ का आकार बेटा जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है सर। आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से जलीय विलयन में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अन्य की तुलना में स्थायी है। आओ देखते हैं, सबसे पहले टाइटेनियम का चेक करते हैं। तो SCT है ना, टाइटेनियम कितना, 80 का 21, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s2 और 3d2। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है +1, अगर +1 लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 4s से, 4s हो गया 0। अभी इसके D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थायी नहीं है, है ना। उसके बाद टाइटेनियम 3+ दिया है, टाइटेनियम 3+ का मतलब है कि 4s से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s को 0 कर दो, और एक इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे टाइटेनियम से, हो गया एक निकाल, 3 निकालने हैं, तो 2 निकाल दिए, 4s से 1 निकालो यहाँ से तो बचा 1। तो भैया ये भी स्थायी नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा स्थायी है, इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है D में, तो ये कम स्थायी है, लेकिन इसमें D में 1 ही है, तो भैया ये इससे ज़्यादा स्थायी है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर D 0 हो गया तो ये क्या होगा, स्थायी हो जाएगा, है ना। तो D में अगर 0 है तो स्थायी होता है, तो भैया यहाँ पे 2 था तो कम स्थायी था, यहाँ पे 1 है तो कम और ज़्यादा स्थायित्व आया, 0 हो जाता तो सबसे ज़्यादा स्थायी हो जाता। हालांकि यही हमारा सही जवाब हो जाएगा कि इससे ज़्यादा स्थायी आपका टाइटेनियम 3+ है। निम्न में किसमें सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होंगे, सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन देखने के लिए, डी ऑर्बिटल देखने के लिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आयरन को। आयरन का जो परमाणु क्रमांक है वो 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2s2 और 3d6 आएगा। 2+ लगा है तो 2+ लगाने के बाद अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपका जो 2s नहीं बेटा 4s है, आपका जो ये 4s है, ये 4s क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे 0 हो गया। 3d पर अब भी कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा है 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें कितने अयुग्मित होंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इसमें 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा अयुग्मित इसी में हो जाएगा, इससे ज़्यादा अयुग्मित यहाँ पर उपस्थित किसी में ही तत्व में नहीं है। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हो बाबू, सारे बच्चे एक बार बता दें। अगले में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो बेटा पारा, पारा आपका कमरे के ताप पर द्रव होता है। जटिल यौगिक पूछ रहा है, CO C2O4 NH2 में कितने संभव समावयवी होते हैं, तो बेटा 3 संभव समावयवी होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट है, उस पर जो लिगेंड लगे हैं वो A2B2 टाइप के हैं। अगर A2B2 टाइप के हैं तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक बार 2A ऐसे लगा सकते हो और 2B ऐसे लगा सकते हो, है ना। तो मतलब ऐसे बना सकते हो। कैसे गुरुजी, इसको बना दीजिए। अब देखो, एक ही जगह हमने इसको मान लिया C2O4 को, तो एक बार C2O4 यहाँ लगाओ, एक बार C2O4 यहाँ लगाओ, और एक बार NH3 यहाँ लगाओ, एक बार NH3 यहाँ लगाओ। बशर्ते बात क्या है, C2O4 जब भी लगेगा तो एक C2O4 द्विबंध से जुड़ेगा, तो C2O4 को ऐसे रखो, है ना, और ये C2O4 एक बंध ऐसे भी बनाएगा, द्विबंध बनाएगा। ये C2O4 को आपको ऐसे रखना पड़ेगा, और ये भी आपका कितना बंध बनाएगा, द्विबंध, इस प्रकार से बनाएगा, है ना। तो एक बार ये किस में जुड़ गया,
तो ये जुड़ गया ट्रांस और सिस, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसको कितना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो इसका मतलब सिस। तो एक बार में तुमने NH3 को सिस में रख दिया, एक बार NH3 को आप ट्रांस में रख सकते हैं, और एक बार इन दोनों को सीधा रख सकते हैं। तो 3 बनाता है बेटा, याद रखो। अब मान लो ये तुम्हें भूल जाएगा, ये नहीं याद रहेगा, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि 3 संभव समावयवी हो सकते हैं। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन प्रतिचुंबकीय है बेटा? तो प्रतिचुंबकीय वह होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। Zn2+ को चेक करोगे तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 4s2 और 3d10 आएगा। अगर 4s2 3d10, अगर इसमें 2+ लगा है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालो क्योंकि सबसे बड़ी कोष्ट है, 0 हो गया। अब 3d को अगर आप चेक करोगे तो 3d में बेटवा कितने हैं? 3d को चेक करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए आपका जिंक 2+ क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। अगला आ जाओ, इस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, तो Cr की x मान लो प्लस H2O आपका 4 है, और एक H2O जो है वो एक्वा कहा जाता है, और एक्वा उदासीन लिगेंड है, उसके उस पर चार्ज 0 होता है। प्लस Cl कितना है? तो -1 Cl पे आवेश -1 होता है, 2 Cl है तो 2 से गुणा कर दो, बराबर बाहर +1 है तो +1 रख दो। x 4 का 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 2 1 कम 2 बराबर +1। इस -2 को उस तरफ ले जाओगे तो x बराबर +1 + 2 हो जाएगा, है ना। और ये आ गया क्या आ गया? तो x बराबर +3 आ गया गुरुजी। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बताओ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत जल्दी निपटाएंगे, समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका। सभी लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं? लेविस अम्ल? ना, सभी लिगेंड लुईस भस्म होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, याद रखना। कार्बन और कार्बन के बीच में जो अगर सिंगल बंध है तो उसकी लंबाई। कार्बनिक ठोस की शुद्धता की पहचान गलनांक होता है बेटा, गलनांक से आप उसकी शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। CNG में मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा, मुख्य रूप से मीथेन होता है। एल्किल हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है, अगर आपके पास एल्किल हाइलाइड है तो आप इसको एल्कोहल में बदलने के लिए, है ना, नाभिक रागी विस्थापन अपक्रिया करा सकते हो, और यहाँ से X हटा के OH जोड़ सकते हो तो विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। CHI3 में एंटीसेप्टिक का कारण क्या है? तो CHI3 मतलब इसे कहते हैं आयोडोफार्म, और आयोडोफार्म बेटा आयोडीन मुक्त होकर के निकलता है, और यही कारण है कि आयोडोफॉर्म एक प्रकार से एंटीसेप्टिक का काम करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर का जांच अगर करा जाए तो सबके द्वारा कर सकते हैं, ऑक्सीकरण विधि, विक्टर मेयर विधि और ल्यूकास प्रतिकारक विधि। इथाइल एसीटेट कह रहा है CH3MgBr प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? 1 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तो भाई इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट, तो C2H5, उसके बाद CH3COOH, ठीक है। तो एथाइल एसीटेट बेटा, हाँ, तो बेटा ये 3 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा? 3 डिग्री। एथाइल एसीटेट की जब अपक्रिया आप कराओगे CH3MgBr से तो ये 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है, याद रखिएगा। फिनॉल का सूत्र क्या होगा? C6H5OH। C6H5OH क्या है बेटा? ये आपका फिनॉल है, अगर इसको आप देखोगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, ये आपका फिनॉल होता है, ठीक है। और ROH और इसकी क्रिया NH2N2 से कराओगे तो इसमें निकलने वाला समूह क्या है? मान लो आपने अल्कोहल की क्रिया करा दी CH2 और N2 से, तो यहाँ पर N2 एक निर्गमित समूह है, कैसा है बेटा? निर्गमित समूह, इसे हम कहते हैं निर्गमित समूह, और निर्गमित समूह क्या होता है? बाहर निकलता है, तो N2 आपका सही जवाब होगा। ये भी वही क्वेश्चन आ गया निर्गमित समूह वाला। कह रहा है इसमें यौगिक का नाम बताइए, तो भैया ये क्या है भाई? अगर आप इसे गौर से देखो तो ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो क्या बन गया? फिनाइल, है ना, फिनॉल, फिनाइल नहीं फिनॉल। एथॉक्सी ईथेन का सूत्र क्या है? एथ मतलब C2H5, उसके बाद ऑक्सी, फिर उसके बाद एथेन मतलब C2H5। एथॉक्सी एथेन का सूत्र कहाँ दिया है? C2H5O C2H5। अब निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल को दर्शाता है? तो OH आपका एल्कोहल को दर्शाता है। एल्किल ग्रुप के साथ OH जोड़ दोगे तो एल्कोहल बन जाता है। जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? बेटा जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करोगे, फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल करके बाहर देगा। IUPAC नाम पूछ रहा है, तो भैया जहां पर क्रियात्मक समूह लगा है इसको 1 2 3 कार्बन हो गए,
दूसरे पर OH लगा है तो हो गया 2 हाइड्रोक्सी। तो भैया 2 हाइड्रोक्सी कहाँ दिया है, ये दिया है, तो 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो गया, और ओई के लगा है तो प्रोपेनोइक, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो भैया एसीटोन 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप एसीटोन प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है CH3COH और साथ में H, ठीक है, और उसके बाद दिया CH3, इसका आपने करार दिया ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन जब इससे जुड़ने के लिए आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। निकाल दिया तो आपके पास बचा CH3 और C, और साथ में ये हाइड्रोजन निकल गया तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बन जाएगा और CH3, और ये आपका एसीटोन होता है। सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता? तो भैया याद रखना आपका इथेनल, मिथेनल, प्रोपेनॉन, और उसके बाद क्या दिया है, प्रोपेनल। तो भैया देखो भाई, इसमें मेथेनल नहीं देगा। मेथेनल मतलब HCOH, इसको मेथेनल कहते हैं। ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये नहीं देगा। कौन अम्लीय शक्ति के रूप में सही क्रम है? अम्लीय शक्ति का सही क्रम पहला वाला, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है कार्बोक्जिलिक अम्ल, और कार्बोक्जिलिक अम्ल में कौन सा सबसे पहले, तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक के बाद फिर एथेनोइक हो गया, फिर उसके बाद आपका फिनॉल हो गया, तो पहला वाला सही है। इसका IUPAC नाम क्या है भैया? तो इसका IUPAC नाम है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है। दूसरे पर क्या जुड़ा है आपका, NH3 जुड़ा हुआ है, हालांकि NH3 NH2 होना चाहिए, ठीक है। तो भैया 2 प्रोपिल, सॉरी, दूसरे पर क्या जुड़ा है, एमीन, तो 2 एमीन, तो ये हो जाएगा 2 एमीन, है ना। अब ये एमीन आपका क्रियात्मक समूह है, तो इसका सबसे लास्ट में नाम लिखेंगे, तो शुरू में क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो भैया प्रोप लिखेंगे, प्रोप, और उसके बाद सिंगल बांध है तो एन, तो प्रोपेन 2 एमीन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 एमीन। मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो गया, सिंगल बंध है तो एन हो गया, प्रोपेन, दूसरे पर एमीन लगा है तो 2 एमीन। अब प्रोपेन 2 एमीन आपका सी नंबर में है। भैया C3H9N अणु के द्वारा निम्नलिखित में से किसको व्यक्त किया जा सकता है? C3H9 के द्वारा समावेवी कितने बन सकते हैं, आइए देखते हैं। C3H9 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH3 CH2 और उसके बाद CH2 और NH2। तो सबसे पहले तो हम 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, फिर उसके बाद CH3 CH2, उसके बाद CH3 और उसके बाद NH, मतलब 2 डिग्री भी बना सकते हैं। उसके बाद CH3 उसके बाद N, उसके बाद CH3 और फिर CH3, यानी कि इसको हम 3 डिग्री भी बना सकते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों बना सकते हैं। कैसे? देखो सूत्र ये है, इससे हमें अमीन बनाना था। अब यहाँ पे 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन है, तो देखो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री भी बन गया। दूसरे को देखते हैं, 1 2 3 कार्बन और 3 2 5 3 8 1 9 हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री भी बन गया। आ जाओ यहाँ पे देखें, 1 2 3 कार्बन और 3 त्रिका 9 हाइड्रोजन, मतलब 3 डिग्री भी बन गया। तीनों बन सकता है। बोलो यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है क्या? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। नहीं परेशान मत हो, मेरा व्रत है इसलिए मैं दूध पी रहा हूँ, आपको पीना बताओ। आगे चलो। अब कह रहा C2H3 और NH2, इसका IUPAC नाम क्या है? तो भैया इसको क्या कहेंगे, C3H5 होना चाहिए, सॉरी C2H5 आपका हो गया एथेन। इस पर जुड़ा है NH2, मतलब आइमीन, तो एथेन आइमीन कहीं दिया है, एथेनामीन, है ना, एथेनामीन। अरे इसको ऐसे भी ले सकते हो, एथेनामीन से अच्छा आपका हो जाएगा एथाइल आइमीन। ये आपका एथाइल ग्रुप है ना, इसको एथेन नहीं, इसको एथाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, एथाइल। तो हो गया ये एथाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है ना, तो एथेन आइमीन। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कर लेते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड से O, उसके बाद O, उसके बाद Ca, कैल्शियम हो गया। और ये फॉर्मेट लगाना है, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इसको गर्म करो, जब इसको गर्म करोगे बाबू, तो गर्म करने पर ये यहाँ से टूट जाएगा, CaCO3 क्या बनेगा, Ca मतलब कैल्शियम, फिर C, फिर 1 2 3 ऑक्सीजन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना, CaCO3, साथ में क्या है इधर CH3, तो CH3 बचा। फिर उसके बाद C, फिर डबल बॉन्ड से O, फिर उसके बाद इधर भी CH3 बचा, CH3, और ये क्या है बेटा, एसीटोन, तो बेटा एसीटोन बनता है।
निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेलुलोज प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है? तो दूध में बेटा लैक्टोज पाया जाता है। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। विटामिन सी जो होता है बेटा वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड को और अधिक जल में डाल करके और अधिक अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। CF2 आपका बेटा टेफ्लॉन का एकलक होता है। बैकेलाइट का उदाहरण है, तो बैकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है। बैकेलाइट क्या है? एक ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है। कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर। याद रखना, कार के टायर में मतलब मोटर कार जो आपके घर में होती है उसके टायर में ब्यूना रबर यूज होता है। लो भैया, हमने पूरे 70 में 70 आपके क्वेश्चन करवा दिए। कैसे लगे? आधे घंटे में निपट गया। आपको तो 35 ही करने हैं, आधे घंटे में आप भी निपटा दोगे एग्जाम में। मजा आ रहा है? तो हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव मतलब सबसे पहले हमें लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। तो आइए लघु उत्तरीय शुरू करते हैं। कहाँ से? पहला क्वेश्चन, फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हैं? तो हेडिंग लगाइए फ्रैंकल दोष। क्या हेडिंग लगेगा? फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष आप कैसे लिखेंगे? फ्रैंकल दोष को कैसे लिखेंगे? सीधा आइए, फ्रैंकल दोष क्या होता है? तो जब किसी क्रिस्टल से कोई छोटा आयन, छोटा नहीं, छोटे लिखो, कोई छोटे आकार वाला आयन अब छोटे आकार का आयन कौन होता है? जैसे धन आयन। धन आयन का आकार छोटा होता है ना? धन आयन अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पे चला जाता है, अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। तो उसकी जगह पर एक बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है, बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैंकल दोष कहते हैं। निम्न समन्वय संख्या के कारण होता है। तो निम्न समन्वय संख्या के कारण होता है। इससे क्रिस्टल के घनत्व में कमी नहीं आती, क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी नहीं आती, घनत्व में कोई कमी नहीं आती। हो गया। जैसे लिख दो AgBr, AgBr हो गया, काम खत्म। 2 नंबर का था, इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी घोल की मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हेडिंग डाल दो मोलरता। ऐसे कर लो ना, ऐसे लिख लो उत्तर। अंतर बताना है ना, तो अंतर बताने के लिए ऐसे कर लो ना, बीच में ऐसे रेखा डालो। गुरु जी ठीक नहीं लग रही, तो ठीक ले लो जो ठीक लगे तुम्हें। हाँ ये कुछ ठीक है गुरु जी। एक तरफ लिखो मोलरता, एक तरफ लिखो मोललता।
अब आ जाओ मोलरता क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या होती है। मोलों की संख्या मोलरता होती है। मोलरता है ना, मोलरता होती है। ये पहला हो गया। इधर क्या लिखना है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलरता कहलाती है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है। इसका मात्रक क्या होगा, मोललता का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा बेटा मोल प्रति किलोग्राम है। ठीक है। तीसरा, इसे मोलर विलयन कहते हैं। मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, मोलर, इसको क्या कहेंगे, इसे मोलल विलयन कहते हैं। मोलल विलयन कहते हैं। ठीक है। चौथा, ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप द्वारा प्रभावित होती है। इधर लिख दो, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। पांचवा लिख दो, 5 पॉइंट लिखो ना, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। इधर लिख दो, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। यही अंतर है इनमें। बस, मजा आया। आपने सोचा था कि गुरुजी आप ऐसा अंतर लिखाएंगे? नहीं सोचा था ना। बहुत सी चीज़ें आप नहीं सोचते, गुरुजी करवा देते हैं। भाई तरीके हैं एग्जाम में लिखने के, आपके दिमाग पर निर्भर करता है। आपके मस्तिष्क की क्षमताओं पर निर्भर करता है लाला, कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग इस समय नहीं देना चाहते हो। चलिए स्थिरांक को परिभाषित करें। उत्तर लिखो, चलिए स्थिरांक बताओ, कौन कौन सा बच्चा इसको उत्तर दे देगा? वो तो तुम्हें रटे थे। लंबाई बटे क्षेत्रफल L/A, कुछ याद आया? अरे गुरुजी क्या बात करते हैं, ये चीज़ तुम्हें बहुत पहले से याद थी। आप बिना मजाक करते हैं, हमें बहुत पहले से याद था चल स्थिरांक क्या है। अगर लाला तुमको याद था तो तुम बताए क्यों नहीं कभी? नहीं गुरुजी, हम जिक्र नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे लाला? नहीं गुरुजी, हम नहीं करना चाहते थे। चलो कोई बात नहीं करना चाहते थे, हम करें, शुरू करें। हाँ चलो, तो भैया किसी चालकता सेल में, किसी चालकता सेल में दो इलेक्ट्रोडों
के बीच की दूरी, अब 2 नंबर का है तो लिखना पड़ेगा, L/A लिख देने से थोड़े ना काम चलेगा। बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ, अब किसके अनुप्रस्थ? इलेक्ट्रोड के, तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। हाँ मम्मी प्रणाम। हाँ बताओ। मैं मम्मी क्लास में है। हाँ हाँ बिजी हैं। कोई बात नहीं, फ्री टाइम में फ़ोन लगाएंगे, आपको सारी हाल बताएंगे। आप ठीक हैं? अब आपके लड़के के पास थोड़ा टाइम नहीं रहता, बिजी रहता है आपका लड़का। ठीक है। ठीक है, तो फ्री होके फिर कॉल करते हैं। नहीं, हम फ़ोटो आपको भेज देंगे। हाँ ठीक, ठीक है, प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अरे अब यही बता दें, सब क्लास ले लें फिर उसके बाद हम फ्री होके बताएंगे। ठीक है, प्रणाम। माफ़ करना, मम्मी जी थी, हम अपनी बहन के लिए एक लड़का देखने गए थे, तो बोली कि कैसा लगा? हमने कहा ठीक था। कहें फ़ोटो लिए? हम कहें हाँ। तो कहें उसके हाल चाल बताओ, तो कहें मम्मी जी पढ़ा लें उसके बाद बताते हैं, है ना? चलिए, तो इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। सूत्र क्या होता है सेल स्थिरांक का? वो तो हम पहले ही बता दिए थे, L/A, जहाँ L क्या है? किसी चालकता सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A क्या है? क्षेत्रफल। तो ये आपका सूत्र भी हो गया। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम गुरु जी। अब अगला, ये निम्नलिखित व्यंजक के लिए प्रतिक्रिया की कोटि की गणना करें। कोटि निकालना है, तो हेडिंग डालो A नंबर, उत्तर लिखो। उत्तर किसका? A नंबर का। A नंबर में क्या लिखोगे? अवक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, तो वेग दिया हुआ है। वेग क्या दिया है बेटा? के। अभिकारक की सांद्रता A और इसकी घात क्या दी है? 1/2। और अभिकारक की सांद्रता B, इसकी घात दी है 2/3, है ना? तो भैया इसकी कोटि क्या होगी? तो बेटा कोटि क्या हो जाएगी? कोटि बराबर 1/2 प्लस 3/2 बराबर 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? बराबर 2। काहे 2 आ जाएगी? देखो ये हो जाएगा 3 1 4, 4/2 काट दोगे क्या आएगा? 2 दूना 4, 2 आ जाएगी। 2 कोटि, द्वितीय कोटि हो गई। अब B नंबर फिर कौन फ़ोन कर दिए भाई? लोग फ़ोन वाले बड़ा परेशान करके रखे, कभी भी शांति से पढ़ाने नहीं दिए हमको। इस बात की हम शिकायत करेंगे, कभी भी नहीं, कि कभी तो हमको शांति से पढ़ा लेने दें। जब देखो फ़ोन कर देते हैं। अब बी नंबर में आ जाओ। देखो अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिकारक के सांद्रता की घातों का योग होता है। तो अभिकारक की सांद्रता की जो भी घात दी है इसको जोड़ दो, काम खत्म, कोटि आ जाएगी। दूसरा में क्या दिया है? तो दूसरा में वेग दिया हुआ है। क्या कह रहा है? वेग कह रहा है वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता ए की घात कितनी है? 1/2 और बी की घात माइनस में दी है क्या? ना 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 3/2 दी है। सॉरी 3/2 एक ही, और बी की -1 दी। हाँ माइनस में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कोटि क्या होगी इसके लिए? कोटि क्या है? अभिकारक के सांद्रता घातों का योग, यानी 3/2 प्लस -1, ये बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। बात खत्म। कितनी आ गई बेटा? 1/2। बोलो क्लियर? क्लियर? अब आप में कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर 1/2 कैसे आई? अरे यार मैथ है, थोड़ी सी मैथ तो सॉल्व ही कर सकते हो। कैसे? देखो 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? 2/,
3 प्लस में, हाँ हाँ सही तो है यार, 1/2। इसमें क्या मैथ है, डायरेक्ट तो कर लो, क्या मैथ सॉल्व करोगे, डायरेक्ट 1/2। आगे चले, ठीक है सर, आधी आएगी। अब कह रहा निम्नसर्ट समीकरण, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ, उत्तर लिखो इसका। कह रहा निम्नसर्ट समीकरण दिया है और इसमें कह रहा आर और एफ का मान क्या है, तो भैया आर लिखो यहां पर, या उपरोक्त, ऊपर दी हुई मतलब उपरोक्त समीकरण में आर, उपरोक्त समीकरण में आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक होता है। क्या है बेटा, रिडबर्ग नियतांक होता है। और एफ क्या है आपका, फैराडे। क्या है बेटा, रिडबर्ग नियतांक होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर का मान क्या है, 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके रिडबर्ग का वैल्यू, ऐसे ही आपको रख देना है। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछ रहा है एफ क्या है, जहां एफ आपका बेटा क्या है, फैराडे है। क्या है, फैराडे। और एक फैराडे बराबर तुमको 1000 बार मैं पढ़ा चुका हूं कितना होता है। जहां एफ फैरड है और एक फैरड बराबर 1000 बार पढ़ा चुका हूं, सब लोग जानते हो एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। बस यही तो पूछ रहा था, कहानी खत्म। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है और इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल पूछ रहा है। उत्तर लिखो, कैसे लिखोगे। सबसे पहली बात, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल कैसे निकालते हो, फार्मूला क्या है, तो टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। ठीक है गुरुजी। अब यहाँ पे क्या दिया है, वेग स्थिरांक दिया हुआ है, के का मान दिया है, के बराबर दिया है 0.005। ठीक है, मिनट। ठीक है भैया, इतने मिनट दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल निकालें। अर्ध आयु काल मतलब टी हाफ आपसे पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है, के दिया हुआ है, बहुत आसान है, करना ही क्या है, टी हाफ हमें निकालना है 0.693 बाई के का मान दिया हुआ है 0.005। तो भाई 0.005 है, ठीक है, 0.693, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव कट गया, तो टी हाफ बराबर क्या आ गया बेटा, टी हाफ बराबर गुडी 693 बाई 5। भाई भाग दे लो, भाग दे लें, चलो हम बताते हैं, 1 मिनट रुको, भाग दे देते हैं, एक बार में हो जाएगा। क्या देना है, 693 भागे 5, 138.6। तो टी हाफ कितना आ रहा है, 138.6 मिनट। बात खत्म, बात खत्म बेटा, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। आगे आ जाओ। कह रहा साबुनीकरण क्या होता है। हाँ, साबुन को जानते हो क्या है, पहले तो ये बताओ। नहीं गुरुजी हम साबुन नहीं जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम मार खाओगे। तो साबुन क्या है जानते हो, नहीं सर नहीं जानते हैं, तो उत्तर लिखो। अगर आपने एस्टर लिया, याद रखना एस्टर का हाई स्कूल में पढ़े होगे, एस्टर का, एस्टर जानते हो क्या है, RCOOR, एस्टर का क्षार के साथ जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। जैसे
C17H35 COONA या C17H35 COOK, तो सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर। पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। तो इन लवणों के निर्माण की प्रक्रिया, इन लवणों के निर्माण की प्रक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। बात खत्म। प्रक्रिया ही या प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण कहते हैं। बोलो क्लियर। इन्हीं की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। अब गुरुजी इसका कोई एक सूत्र, मतलब एक रिएक्शन बता दीजिए। जैसे एस्टर है आपका RCOOR, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा रहे हो? क्षार के साथ। क्षार क्या होता है? जैसे आपने KOH ले लिया, KOH ले लिया, किसके साथ कराओगे? जल अपघटन, जल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराओगे? जल की उपस्थिति में। ऊपर H2O रख लो, तो क्या बनेगा? अब ये R इस OH के साथ चला जाएगा, बना लेगा एल्कोहल, तो बनेगा ROH। क्या बना? एल्कोहल, है ना। ये आपका R इस OH के साथ चला गया, पीछे क्या बचा? RCOO, मतलब ये दो भाग में टूटेगा, RCOO माइनस और R प्लस के रूप में। ठीक है, और ये दो भागों में टूटेगा, K प्लस और OH माइनस के रूप में। अब ये वाला माइनस इस वाले प्लस से जुड़ गया, बना लिया ROH। ये वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ेगा, क्या बनाएगा? RCOO K। क्या बनाया? RCOO और K। अब ये R क्या है? ये कार्बन की श्रृंखला, COO COO। देखो ये K है ना, ये K हो गया, तो ये आपका क्या है? साबुन है। तो यही आप प्रक्रिया आपकी साबुनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है, बोलो क्लियर। ये भी क्लियर? ठीक है गुरुजी, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, सक्रियण ऊर्जा से क्यों समझते हैं? क्यों नहीं, क्या समझते हैं बेटा? उत्तर। तो भाई देखो, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए, उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे EA से दर्शाते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। चित्र खींचकर समझाइए। तो एक चित्र बना लो कि भैया अगर मान लो हमारे पास ये कोई अभिकारक है, इसे उत्पाद में परिवर्तित होना है ना, इस तरह से। यहाँ पर अभिकारक है, इसे किस में बदलना? उत्पाद में परिवर्तित होना है। तो एक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा की ज़रूरत होती है, एक ऊर्जा की मात्रा की ज़रूरत होती है यहाँ से यहाँ तक, और यही कहलाता है EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, और सक्रियण ऊर्जा कहाँ दिखाओगे? इस ग्राफ में सक्रियण ऊर्जा यहाँ पे दिखा देना कि इस तल पर क्या है? सक्रियण ऊर्जा EA। तो जब ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ऊर्जा लिख देना, ऊर्जा जब सक्रियण ऊर्जा के, अभिकारक की ऊर्जा जब सक्रियण ऊर्जा के बराबर होगी तभी उत्पाद में परिवर्तित होगा। बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन, प्रगलन की परिभाषा दीजिए। उत्तर। भर्जन
तथा निस्तापन, भर्जन तथा निस्तापन की प्रक्रिया के पश्चात जो अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, तो परिवर्तित हो जाते हैं, यहीं पे छोड़ दो। ऑक्साइड अयस्क के, उन ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है, जिससे मुक्त धातु प्राप्त होती है, मुक्त धातु प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। दिखा दो, जैसे जिंक का ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराओ तो जिंक मुक्त धातु के रूप में प्राप्त हो जाएगा, साथ में ये CO इस ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना के बाहर निकल जाएगा। बोलो क्लियर? ये भी क्लियर? तो गुरुजी अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपके 10 क्वेश्चन भी पूरे होने वाले हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है मेरी जान? भैया ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, कोलाइड बनाने की 2 विधियाँ लिखनी है। तो उत्तर इसमें लिखोगे कोलाइड बनाने की 2 विधियाँ निम्नलिखित हैं। कोलाइड बनाने की, यहाँ पे 1 पेज और लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोलाइड बनाने की 2 विधियाँ निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी? आ जाओ। पहली विधि कौन सी रखोगे? पेप्टीकरण। पेप्टीकरण छोटा छोटा ही लिखो क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। पेप्टीकरण क्या है? तो ताज़ा बने अवक्षेप को कोलाइडी ताज़ा बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिलाकर उसे पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना, परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। कौन फोन कर रहा भाई? पेप्टीकरण कहते हैं। बोलिए, ये क्लियर हुआ क्या मेरी जान? जल्दी जल्दी बता दो। क्या बात है मेरी जान, क्लियर हो गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो, हाँ जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी कॉल करता हूँ फ्री होके। बोलो क्लियर? पेप्टीकरण क्लियर हो गया। अब इसमें 2 विधियां पूछा है, तो एक विधि तो हमने बता दी, एक विधि और बतानी पड़ेगी मेरे जान, मतलब दूसरी बतानी पड़ेगी। दूसरी विधि क्या है? कोई भी ले लो, चलो दूसरी विधि ले लो। ब्रेडिंग
आर्क, इसे हम वैद्युत परिक्षेपण विधि कहते हैं, वैद्युत परिक्षेपण। ठीक है, वैद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि। इस विधि के द्वारा हम सोने जैसे धातुओं का, सोना समझते हो, सोना जैसी धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। सोने की दो ठोस छड़ों का इस्तेमाल दो ठोस छड़ों का, ये छड़ गलत लिखा है यार, छड़ों का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। और इन पर उच्च विभव प्रेक्षित करते हैं। प्रेक्षित मतलब डालते हैं, मतलब उच्च विभव मतलब तेज बिजली का झटका डालते हैं, प्रेक्षित करते हैं। ये इलेक्ट्रोड पानी से भरे पात्र में डूबे रहते हैं। इनके मध्य चिंगारी, जिसको आर्क कहा जाता है, चिंगारी उत्पन्न होती है और पानी ठंडा होने के कारण सोने के छोटे कण जो चिंगारी से उत्पन्न हुए थे पानी में रह जाते हैं। बाद में KOH की थोड़ी मात्रा डालते हैं, थोड़ी मात्रा डालकर कोलाइड को सुरक्षित कर लिया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। बात खत्म हो गया। अब 2 नंबर में बहुत लिख दिया भाई, इतना नहीं लिखना होता। 2 नंबर में सिर्फ इतना लिख दो, बस इतना लिख दो, 2 नंबर मिल जाता। हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तुमको भी ऐसे ही करना है। 10 क्वेश्चन हो गए। लो भैया 1 घंटा भी तो हो गया, 1 घंटा भी तो हो गया, अभी नहीं हुआ, 59 मिनट हुआ। क्या बात करते हो मेरी जान, अब हो गया ना। देखो तो 1 घंटे में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, साथ में 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया। अब आधा घंटा और लगेगा। अब शुरू करते हैं, आपके लॉन्ग पे चलते हैं। लॉन्ग में तो प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 3 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है बाबा, अब आ जाओ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसलिए पहला से शुरू करते हैं क्योंकि देखो क्या, मैं सारे कठिन क्वेश्चन ढूंढूंगा, जो कठिन है, जो आप नहीं कर सकते, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको लिख करके दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर
जो भी मैं करूंगा वो सारे के सारे कठिन क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन को करने में आपको डर लगता है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, शुरू करें फिर। अब जैसे ये आपको कठिन लग रहा होगा, कार्बनिक का है। टोटल कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ये हो गया, ये कार्बनिक का है। दूसरा ये कार्बनिक का है। तीसरा ये तो आप कर ही लोगे, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे करते हैं, सल्फेटाइन की जांच, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल का नाम लिखो, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला अस्थिराक से फास्फोरस, हाँ ये वाला आपको बनाना पड़ेगा, उजला फास्फोरस से लाल फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम सूत्र, ये पी ब्लॉक का है। तो एक ये वाला कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं 25वां। ठीक, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आओ शुरू करते हैं, बाकी और का सोल्यूशन मिल जाएगा। 6 में से 3 सॉल्व करने, 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। कहाँ चला गया ये वाला? तो पिछले वाले तीसरे वाले मॉडल पेपर में ही करवाए थे, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना। तो अभी पहला क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला निम्नलिखित में परिवर्तन करें। सबसे पहला परिवर्तन शुरू करेंगे हम पहला वाले का। तो उत्तर लिखो, उत्तर लिखो, उत्तर। आपको लाल से हेडिंग नहीं डालनी है, मैं आपको डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें लाल अच्छा दिखता है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, आपको लाल पेन का इस्तेमाल एग्जाम में नहीं करना है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन आपको क्या करना है? तो सबसे पहले बाबू आपको लेनी है बेंजीन। क्या लेनी है? बेंजीन। ठीक है सर, हमको लेनी है बेंजीन। हमने ले लिया बेंजीन, यह हमारी बेंजीन है, यह हमारी क्या है? बेंजीन है। इसकी क्रिया किससे करानी है? HNO2 और साथ में H2SO4 के साथ। ठीक है, तो किस में बदल जाएगी? नाइट्रोबेंजीन में। यहाँ पे NO2 जोड़ दो बस, ये आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन। बताओ क्लियर? पहली वाली खत्म। बताओ क्लियर? पहला वाला खत्म। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, है ना, कंसंट्रेटेड। ये NO3 कर लीजिएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दे, क्या लिख दो? तो लिखो बेंजीन की क्रिया, क्योंकि 5 नंबर यह है ना, बेंजीन की क्रिया HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। बोलो क्लियर? इसमें आप टेम्परेचर भी रख सकते हो, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर इतना रखा है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट, एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल, तो अब आ जाओ दूसरा पार्ट इसी का। एनिलीन, एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन क्या है बेटा? तो सर एनिलीन जो होता है वो होता है ये, अगर बेंजीन के ऊपर तुमने NH2 ग्रुप जोड़ दिया तो इसको कहते हैं एनिलीन। एनिलीन, इससे बनाना है आपको फिनॉल। तो एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO2 से क्रिया करानी पड़ेगी। किससे करानी पड़ेगी? NaNO2। अब गुरुजी हम ये याद कैसे रखें? बेटा याद रखना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। NaNO2 और साथ में आपको लेना पड़ेगा HCl। तो NaNO2 और HCl से जब आप कराओगे, लगभग आपको कराना है इसको, रख दीजिए, चले जाएंगे क्या? ये लीजिए,
हाँ रख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। ठीक ठीक। तो NaONO2 से क्रिया कराएंगे आप लगभग इसका टेम्परेचर छोड़िए, टेम्परेचर आवश्यक नहीं है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक में हो जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर है, कमरे का तही ताप है। तो लिखो यहाँ पे, पहले लिखना पड़ेगा एनिलीन को हम सर्वप्रथम NaNO2 और HCl से क्रिया करा के BDC मतलब जानते हो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, BDC में परिवर्तित करते हैं, तो किस में बदल जाएगा? BDC में। देखो यहाँ पे एक N है, एक N ये आएगा, तो कितने N हो गया? 2 N, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, तो 2 N हो गया, N2। उसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, इधर से H आएगा जुड़ेगा, सॉरी H नहीं Cl आके जुड़ेगा, तो N2Cl। अब ये क्या बन गया बेटा? इसको कहते हैं BDC। क्या बन गया? BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो BDC बन गया। अब क्या करना है? अब BDC की क्रिया हम क्षार से कराते हैं, क्षार जैसे NaOH या फिर KOH, क्षार से कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, चलो BDC की क्रिया क्षार से करा दो, यहाँ पे ले लो BDC। ठीक है गुरुजी, हमने BDC ले लिया, यहाँ पे N2 है, Cl है, क्षार से कराओ। क्षार मतलब क्या? NaOH से। अब NaOH में सबसे पहले BDC जो होता है, BDC में यहाँ पे N2 निर्गमित समूह है, तो N2 बाहर निकलेगा, साथ में ये Cl इस H से क्रिया करके बना लेगा HCl। क्या बना लिया? HCl। ना H से नहीं, NaOH लिए हो ना, तो ये Cl इस सोडियम से क्रिया करेगा, इससे, तो क्या बनाएगा? NaCl बना लिया। ठीक है सर, तो ये Cl Na के साथ चला गया, NaCl, N2 बाहर निकल गया, तो बेंजीन क्या हो गई? बेंजीन टकली हो गई, बेंजीन के ऊपर से N2Cl पूरा निकल गया। अब बचा हो, ये सोडियम जा चुका है, तो बचा क्या है? OH बचा है। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम है ये Na और OH दो अलग अलग भागों में टूटा था, प्लस माइनस में। ठीक, सोडियम तो चला गया क्लोरीन के साथ, बचा हुआ OH आके इसके ऊपर लग जाएगा और ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया बेटा? फिनॉल बन गया सर। ओके डन। थोड़ी सी 2 स्टेप की अपक्रिया है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, और आप अगर इसे देखोगे तो ये कोई बहुत खतरनाक नहीं, कन्वर्जन अपक्रिया है। तो कन्वर्जन की छोटी मोटी अपक्रियाएं आपके एग्जाम में आती हैं, इसको याद रखिएगा ताकि आपको दोबारा कभी भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। अब भैया क्या कह रहा? क्लोरोबेंजीन क्या था? क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ठीक है भाई, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तीसरा आ जाओ, ये भी कन्वर्जन है। तीसरा आ जाओ, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। क्या बनाना बेटा? बेंजोइक अम्ल। सर्वप्रथम क्या करोगे? सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम Mg से कराते हैं। तो पहला काम ये करना है, आपको लेना है क्लोरोबेंजीन। ठीक है सर, इसकी अब क्रिया कराओ Mg से, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है बाबा, जैसे ही कराओगे तो क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर ये Mg जाएगा, जुड़ेगा, और इसी Mg से Cl जुड़ जाएगा, तो MgCl बन जाएगा।
अब ये जो आपका बेंजीन के ऊपर MgCl बना है, इसकी अब क्रिया कराओगे CO2 से। बेंजीन के ऊपर क्या है, Mg और Cl, इसकी अब क्रिया करा दो CO2 से। किससे? CO2 से। तो क्या होगा सर, अभी बताते हैं। तो इस बेंजीन के ऊपर जाएगा ये COO, मतलब ये जो CO2 है ये COO डायरेक्ट इस बेंजीन से जुड़ेगा और साथ में MgCl जुड़ जाएगा। ठीक है गुरुजी, ये भी क्लियर है। अब क्या कराना है, RMgX। हाँ, अब देखो यहाँ से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना करके बाहर निकाल देना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। अब देखो यहाँ पे Mg भी है और X की जगह Cl भी है, R मिल जाए बस, R मिल जाए या फिर OH वगैरह कुछ भी मिल जाए तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जल अपघटन करा दो बाबू। क्या करा दो? जल अपघटन। जल अपघटन कराते ही तुम्हारा ये बाहर निकल जाएगा। कैसे कराना है, अब देखो इधर आ जाओ। अब इस अभिक्रिया, इसको उठाओ, इस उत्पाद को उठाओ जो बना हुआ है बेंजीन के ऊपर COO MgCl, इसका करा दो जल अपघटन। जल अपघटन कराओगे तो H+ मिलेगा। अब ये जल अपघटन मतलब समझ रहे हो, जल से क्रिया कराओ। जल से कराओगे, जल टूटेगा H+ और OH- में। अब ये MgCl जो है इस OH- से क्रिया कर लेगा तो बना लेगा Mg, उसके बाद Cl इसमें जुड़ा है, इस OH को भी अपने साथ जोड़ लेगा, MgCl OH। ठीक है, ये बाहर निकल गया। साथ में तुम्हारे पास बचा क्या, साथ में तुम्हारे पास बचा COO MgCl OH के साथ जा चुका है। यही H+ क्या करेगा, ये सीधा इस H के साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन और उसके पास ओइक। अब ये बन गया बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल बन गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हम Mg से कराते हैं बने उत्पाद, फिर जो उत्पाद बनता है बने उत्पाद की क्रिया CO2 से करा के जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराने पर, CO2 से करा के जल अपघटन कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये भी कन्वर्जन थी, इतनी खतरनाक नहीं थी, हल्की ही थी। बताओ क्लियर। तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को चुना, क्योंकि मुझे पता था इसमें तुम लोग नहीं कर पाओगे। और मान लो मैं लिख कर भी दे दिया है ना PDF में, तो उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने इसका चुनाव किया था। ठीक है बाबा, आपने चुना है तो अच्छा ही चुना होगा। आप कभी गलत नहीं होते, आप बाबा हैं हमारे, हम आपके बाबा तो हैं, ये बात तो क्लियर है। अब आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी तो तुम अपने से कर लोगे, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बना चुके हो तुम, इसमें दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बाबा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये वाला क्वेश्चन गुरुजी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये कभी नहीं पढ़े हैं। हाँ, इनमें से सबसे पहले शुरू करिए आप अस्थिराख। अस्थिराख से फास्फोरस बनाने की विधि। सर हम कभी नहीं पढ़ी, ये पहली बार जैसा दिख रहा है। आप याद करो, पढ़े हो, लेकिन पता कहाँ पढ़े हो, हुंकार में। अब हुंकार की जो नोट्स है P ब्लॉक की इतनी बड़ी है कि याद ही नहीं होगा। याद है, नहीं याद है गुरुजी, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो आ जाओ इसका उत्तर। सबसे पहले A नंबर डालो। A में क्या पूछा है, अस्थिराख से फास्फोरस का निर्माण। तो हेडिंग लगाओ, अस्थि राख से फास्फोरस का निर्माण। अस्थिर राख से फास्फोरस का निर्माण कैसे करेंगे, कौ दिमाग। अस्थिर राख मतलब हड्डियों की राख। अस्थिर राख मतलब क्या होता है बेटा, हड्डियों की राख। तो अस्थिर राख में मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। तो लिखो, अस्थिर राख में प्रायः
कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2PO4 क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सूत्र क्या है? Ca2PO4। नहीं 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 नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट गलत हो जाएगा। Ca का थ्राइज और PO4 का होल ट्वाइज। हाँ ये होता है 3 अणु कैल्शियम के PO4 -2 -3 हाँ ठीक है, अब सही है। ये आपका क्या है? ये सूत्र है, किसका सूत्र है? कैल्शियम फॉस्फेट का, जिससे हम अस्थिराख प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया यही हो गया। तो अस्थिराख में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट से हम अस्थिराख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर अगर मान लो इसका रिएक्शन पूछ ले तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो भाई एक काम करो, सबसे पहले अस्थिराख को लो और इसकी अपक्रिया कराओ H2SO4 के साथ। ठीक है, किसके साथ कराओ? H2SO4 के साथ। तो Ca का होल थ्राइज, उसके बाद PO4, इसकी अपक्रिया कराओ 3H2SO4 के साथ। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराओगे तो H2SO4 के 3 अणु हैं हमारे पास और उसके बाद PO4। ठीक है, तो ये बनेगा H3PO4 और कैल्शियम सल्फेट, यही बन सकता है 3 दूना 5। तो H3PO4 ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनेगा। H3PO4 और साथ में कैल्शियम है और SO4 है, 3 SO4 है, प्लस CaSO3 मतलब कैल्शियम सल्फेट, सॉरी SO3 नहीं SO2 है ना, SO4 है, तो CaSO4 बनेगा। ये आपको एक छोटी सी अपक्रिया देनी है। क्या देनी है? छोटी सी अपक्रिया। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कितना है? 3 है और यहाँ पर SO4 3 है, तो एक काम करो ना, 3 SO4 3 कैल्शियम से क्रिया करके 3 अणु बना दो CaSO4 का, और यहाँ पर PO4 है तो PO4 हो गया। 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन से डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया। अब एक काम करो, इसके 2 अणु हमने लिए थे ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन इधर हो गया। PO4 के 2 अणु हैं तो 2 अणु PO4 के हो गया। अब क्लियर है? अब क्लियर है। लेकिन गुरुजी इसमें तो हमारे पास सिर्फ फास्फोरस प्राप्त करना था, है ना? अभी हमें फास्फोरस प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पर तो हमें H3PO4 प्राप्त हुआ। अब देखो ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल है, इससे हम आराम से फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं और इससे फास्फोरस प्राप्त करना बहुत आसान होता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें आप ये लिख दो नीचे, हाँ लिखो प्राप्त फास्फोरिक अम्ल, ये आपका फास्फोरिक अम्ल है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। प्राप्त फास्फोरिक अम्ल को सिलिका और कोक के साथ गर्म करने पर, और कोक मतलब होता है कार्बन, कार्बन के साथ गर्म करने पर फास्फोरस प्राप्त होता है। बस काम खत्म, फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। अब आप फास्फोरिक अम्ल को उठाओ, H3PO4 को सिलिका और कार्बन यानी कोक डाल करके इसको गर्म कर दो। गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा। तो पहला खत्म हो गया, अस्थिराख से फास्फोरस कैसे प्राप्त करेंगे। अब कह रहा है उजला फास्फोरस से लाल फास्फोरस कैसे बनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। तो भैया आ जाओ बी नंबर। बी नंबर क्या है? उजला फास्फोरस से लाल फास्फोरस
की प्राप्ति, ये हेडिंग लगाओ। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन इनको याद कैसे रखें, क्योंकि ये तो याद तो नहीं हो पाएंगे। तो भैया इनमें हेडिंग याद रखो। अगर तुमने हेडिंग याद रख लिया तो हेडिंग से ही काफ़ी चीज़ें तुम्हारी आसान हो जाती हैं। हेडिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या करना है, हेडिंग याद रखना है। अब इसमें लिखो क्या, उजला फास्फोरस। उजला बहुत खराब लिखे हो गुरुजी आप, पहले उजला अपना सही करो, उजला, ठीक है। तो इसमें लिखो कि श्वेत फास्फोरस मतलब सफ़ेद फास्फोरस वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में क्यों, क्योंकि श्वेत फास्फोरस बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, वायु की उपस्थिति में जल जाएगा। वायु की अनुपस्थिति में 250 से मतलब 250 से 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर, डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। बस यहाँ पे क्या करना, लिखना है श्वेत फास्फोरस लिखना है, इस तरह से लिखना तभी नंबर मिलेगा। फिर रिएक्शन दिखाना, 200 से नहीं 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करो, तो लिख देना लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। बोलो क्लियर, बोलो मेरे जान क्लियर। हाँ लिख दो अगर क्लियर हो गया हो तो, जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है ओके। अगला क्या है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र लिखें। 3 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में घुसाया है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र ना, तीसरा सी नंबर, यहां लिखो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र। नाम व सूत्र, ये हेडिंग डालो। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फास्फोरिक अम्ल कौन है, सूत्र क्या होगा इसका। अरे अभी हमने देखा था ना, फास्फोरिक अम्ल बनाया तो था यार। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 क्या हो जाएगा, H3PO4। अब ये बताओ इसकी भास्मिकता कितनी होगी। भास्मिकता पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। फिर हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपो H3PO2, ठीक है गुरुजी, हाइपोफास्फोरस अम्ल हो गया। अब भैया हो गया फास्फोरिक, अब फास्फोरस लिखो, फास्फोरस अम्ल H3PO3, ये फास्फोरिक था। अब फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल ये क्या है, H3PO4 H3PO3 H3PO3, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, बस 3 काफ़ी हैं, 3 काफ़ी हैं, बस 3 काफ़ी हैं। पायरोफास्फोरिक अम्ल भी लिख लो H4P2O7, H4 एक और लिख लो H4P2O7, एक और लिख लो, लास्ट है ये। इसको पायरोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं, पायरोफास्फोरिक लास्ट हो गया, खत्म,
लास्ट हो गया, खत्म। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो ना बोलो जी, क्लियर हो गया क्या? तो गुरुजी 1.5 घंटे में क्लियर? हाँ भाई क्लियर, तीनों क्लियर हो गए, इसके तीनों क्लियर क्लियर क्लियर। चलो भाई क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन कौन है? तो 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। हाँ सर 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, एक तो ये वाला बन चुका, 3 बनाने हैं, एक ये वाला बन चुका, एक और बनवा दीजिए। चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं। ये वाला क्या है? फेन प्लवन विधि का सिद्धांत लिखें, धातु कर्म उनके प्रकार। इसको तो कर लोगे, कई बार कर चुके हो, ठीक है। कृत्रिम मधुरक, अच्छा परेशान मत होना, उसका भी मैं सोल्यूशन दे दूंगा। कृत्रिम मधुरक क्या है? उदाहरण दीजिए। आवश्यक तथा आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल बताइए। यह भाई लंबा है, तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा। शुरू करते हैं। पहले उत्तर, कुछ मीठे पदार्थ, कुछ मीठे पदार्थ जो शर्करा तो नहीं है, शर्करा तो नहीं है, परंतु शुगर से, शुगर मतलब शर्करा है ना, शुगर से कई 100 गुना मीठे होते हैं। मीठे होते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। यह भोजन में कृत्रिम रूप से मिठास पैदा करते हैं। मिठास पैदा करते हैं। हेडिंग हमने तो डाला ही नहीं था ना, हेडिंग डालो भाई, हेडिंग तो हमने डाला ही नहीं कि हम लिख के आ रहे हैं कृत्रिम मधुरक गुरुजी। अरे तो हेडिंग या डालो ना, कृत्रिम मधुरक लिख रहे हो तो। हेडिंग लगाओ ना। तो भाई ए नंबर, कृत्रिम मधुरक, ठीक है। तो भैया पैदा करते हैं, ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते। परंतु मिठास उत्पन्न करते हैं। इन्हें कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। अब कृत्रिम मधुरक में आगे आ जाओ। कृत्रिम मधुरक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सैकरीन, दूसरा एस्पर्टेम, तीसरा एलिटम, चौथा सोडियम साइक्लोमेट, हो गया। अब इनके बारे में विस्तार से लिखना है। पहले सैकरीन के बारे में लिखो कि सैकरीन चीनी से कितने गुना मीठा होता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ।
तो इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा साइक्लिन, एल्टम और एस्पर्टेम। थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन इनके बारे में लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। और इसमें लिख दीजिएगा कि ये शुगर फ्री होते हैं, तो इनको हम शुगर मधुमेह रोगियों को दे सकते हैं। मधुमेह रोगियों पेशेंटों को, जिनको शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये मिठास प्रदान करते हैं लेकिन शुगर प्रदान नहीं करते, कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते, तो शुगर पेशेंट इनको ले सकते हैं। तो भैया इनको आराम से बैठ करके घर में लिख लेना 3-4 चीज़ें विस्तार पूर्वक, और मैं सब पढ़ा चुका हूँ, टेंशन ना लो। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक एक लाइन लिखना ज़्यादा नहीं। इसमें कह रहा आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आइए इनको लिखते हैं, आवश्यक और अनावश्यक, है ना। तो वैसे भी इतना लिख दोगे, इतने में काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि बहुत कम है, और हमें भले ही 2 क्वेश्चन दिए हैं एक ही में, तो क्या हुआ, थोड़ा सा और लिख देना, एक एक लाइन ही इनके बारे में लिख देना, काम चल जाएगा। अब आते हैं बी नंबर, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होते हैं ये? तो भाई देखो, ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे लिख दिए बाबा, ऐसे ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनते हैं, इन्हें बाहर से भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण, अब जैसे ग्लाइसिन होता है, ठीक है, तो कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे शरीर में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, बाहर से नहीं लेने की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। ठीक है, जैसे मैंने बताया ग्लाइसिन। अब कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर बाहर से प्राप्त करता है, भोजन के माध्यम से प्राप्त करता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनते हैं, इन्हें बाहर से भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता नहीं होती, इनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया ना, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, जैसे ग्लाइसिन, तो ये हो गए आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल। और इसमें एक एक उदाहरण पूछा था, तो एक उदाहरण हमने दे दिया, ग्लाइसिन। अब दूसरा आ जाओ, अनावश्यक अमीनो अम्ल। एक काम कर लो, क्या काम कर लो, इसी के आगे लिखते रहो ग्लाइसिन। अब लिखो, जबकि कुछ अमीनो अम्ल, कुछ अमीनो अम्ल हमारा शरीर नहीं बनाता। अब कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, हमारा शरीर नहीं बनाता। जब शरीर नहीं बनाएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो बाहर से लेना पड़ेगा, नहीं बनाता। उन्हें हम भोजन के माध्यम से
प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे शरीर के लिए तथा जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। बोलो क्लियर। तो कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं बेटवा जो हमारा शरीर नहीं बनाता, हमें बाहर से भोजन के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम क्या कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल, सॉरी आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे जैसे हिस्टिडीन हो गया, आइसोल्यूनिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, है ना। तो कितने उदाहरण पूछा बेटा यहाँ पे? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, एक ही उदाहरण देना काफी है। तो क्या हो गया? ल्यूसीन, हिस्टाडीन, बस काफ़ी है, ETC, काम खत्म। तो भैया ये हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हो गया। अब ये चैप्टर मतलब ये मॉडल पेपर आपका समाप्त। 3 क्वेश्चन हमने करा दिए, 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इनका हम सल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो जाओ भाई ऐश करो। खत्म हुआ आपका ये भी मॉडल पेपर। अब आपके पास एक मॉडल पेपर और बचा है, आपका 5वां नंबर, जो कि हम बहुत जल्द आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। आराम से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए तैयारी आपकी हो चुकी है, सब कुछ हमने बता दिया है, सब कुछ हमने सिखा दिया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। हमने 1 घंटे 37 या 40 मिनट में आपका मॉडल पेपर सॉल्व किया, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, आप भी आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, और आपका समय हमें पता है कि बहुत कीमती है, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल दोस्तों।